डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ। सीएम धामी ने टनकपुर से पहले दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हर हर महादेव के जयकारों के बीच यात्रा का आगाज। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनने और वोकल फॉर लोकल की अपील की। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म। देहरादून में विपक्ष ने सीबीआई जांच पर उठाए सवाल। कांग्रेस और संयुक्त संघर्ष मंच ने सीबीआई कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। जांच की प्रगति सार्वजनिक करने की उठाई मांग। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर दी जानकारी। 7 जुलाई तक गणना पत्रों के वितरण डिजिटलाइज का कार्य। 14 जुलाई को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर को होगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ हो गया है। आज चंपावत जिले के टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। टनकपुर कैंप में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से संवाद भी किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यात्री केवल भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं का भी अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यात्रियों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान की भावना के अनुरूप सभी को स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों का लाभ मिल सके। सीएम धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु जब वापस लौटेंगे तो वे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपने अनुभव साझा करेंगे और राज्य की पहचान को और मजबूत करेंगे। कि आपके भीतर की जो शिव की शक्ति है, उसका अटूट संकल्प है और अगाध श्रद्धा है, उसके आगे कोई भी बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आपका ध्यान केवल शिव में लीन होना चाहिए। शिव सारे जो भी थोड़ी बहुत परेशानी आएगी उस परेशानी को समाप्त कर देंगे। और परेशानी पता कब आएगी? जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर होगा। क्यों नील जी, ऐसा ही है ना? क्योंकि थोड़ा बहुत मैं कभी ध्यान की प्रक्रिया में जाता हूँ, कभी ऐसे स्थानों पर जाता हूँ, तो मुझे इस बात का स्मरण होता है, जब हमने अपना सब कुछ तुझे समर्पित कर दिया, तो अब अच्छा हो बुरा हो, परेशानी हो या जो भी होगा, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। बस ऐसा मन से मान लीजिए, फिर देखिए भगवान शिव कैसे आपको फूल की तरह हल्का कर देते हैं। अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के बाद अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में वित्तीय अनियमितता और चोरी का मामला गर्मा गया है। हिंदूवादी संगठन भैरव सेना ने बीकेटीसी का कर्मचारी पर आर्थिक चोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस विषय को लेकर मंदिर समिति से जुड़े पदाधिकारी, तीर्थ पुरोहित और सरकार के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया भी सामने आती दिखाई दे रही है। चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सती के अनुसार बद्रीनाथ केदारनाथ आस्था के साथ देश की एकता के प्रतीक है, इसलिए यदि ऐसा कुछ विषय वास्तव में है तो मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो, ताकि करोड़ों सनातनियों की भावना आहत न हो। मामले पर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पहले ही आरोपों को गंभीरता से लेकर जांच कराई जाने की बात भी कह दी है। बावजूद उसके पूरा प्रकरण राजनीतिक गलियारों में भी अहम मुद्दा बना हुआ है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का कहना है कि सनातन पर कालनेमियों का प्रभाव हर युग में रहा है, लेकिन सच्चे सनातनियों को मिलकर सनातन की रक्षा करनी चाहिए। वहीं धामी सरकार में सनातन को बदनाम करने वाले किसी भी कालनेमी का बचना नामुमकिन है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य भी किया जाएगा। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने तो सीधे भाजपा और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने ही मामलों में सबसे बड़ी भागीदारी निभाई है और अपने आप को सनातनी कहने वालों ने लूट करने में रामशंकर और ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा। वहीं सनातन का ढोंग रचने वाली पार्टी आज पूरे देश में भर में जो 5 स्टार ऑफिस बना रही है, सरकारों को गिराने के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रही है। वही वह पैसा है जो राम मंदिर, केदारनाथ मंदिर और अब बद्रीनाथ मंदिर से लूटा हुआ है।
ये सभी मामले सरकार की शय पर सरकार से जुड़े हुए लोगों के द्वारा किए गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पक्ष और विपक्ष के सांसदों के नेतृत्व में जेपीसी की मांग करती है और उसी की निगरानी में इन सब प्रकरणों की जांच हो। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, राम मंदिर, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के द्रोही हैं। ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी है। राम मंदिर में अरबों रुपए का चढ़ावा डकैती हो गई, बद्रीनाथ जी में चढ़ावे पे डकैती हो गई, और शंकर भगवान के यहाँ तो चोरी पहले कर चुके हैं। ये पुराने आदतन चोर हैं। इन्होंने जिस प्रकार से शंकर भगवान का द्रोह किया है, जिस प्रकार से विष्णु भगवान का द्रोह किया है, जिस प्रकार से राम का द्रोह किया है, मैं समझता हूँ पूरे देश और दुनिया के सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात करने का काम बीजेपी संघ परिवार ने किया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और संयुक्त संघर्ष मंच ने सीबीआई कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर जांच की प्रगति सार्वजनिक करने की मांग उठाई। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने आरोप लगाया कि मामले में वीआईपी एंगल को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई से पहले भी जांच की स्थिति पूछी गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि दुष्यंत गौतम, अजय कुमार, उर्मिला सनावत, अंकिता के माता पिता, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधायक रेणु बिष्ट से पूछताछ हुई है या नहीं। उन्होंने मांग की है कि सीबीआई जांच में पारदर्शिता से जांच हो और जनता के सामने तथ्य रखे। भंडारी केस को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, किस तरह से वीआईपीज को बचाया जा रहा है, ये बहुत सारे सवाल है। हम पहले भी गए थे सीबीआई कार्यालय और हमने उनसे सवाल पूछा था कि केस कहां तक पहुंचा, उसमें किस किस से पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद हमारे ज्ञापन का जवाब नहीं दिया, इसलिए इस बार तालाबंदी की गई, जिसमें तमाम संगठन और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी जो है वो भी वहां मौजूद थे, अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के तत्वाधान में। और हम सब ने वहां मिलकर ये सवाल पूछे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में दुष्यंत गौतम और अजय कुमार से अब तक पूछताछ हुई या नहीं हुई। उत्तराखंड में चल रहे एसआईआर के संबंध में आज अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगंदे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उत्तराखंड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता स्थिति के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। 8 जून से 7 जुलाई तक प्रदेश में गणना पत्रों के वितरण और डिजिटलाइज का कार्य पूरा होना है। उन्होंने राजनीतिक दलों को अवगत कराया कि प्रदेश में 79,60,762 मतदाताओं के सापेक्ष 70,98,501 मतदाताओं के फॉर्म डिजिटलाइज कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 8,39,486 मतदाता अनकलेक्टेड श्रेणी में शामिल है, जिसके अंतर्गत 1,23,836 मृत, 4,77,148 अस्थायी रूप से शिफ्ट, 61,764 पहले से पंजीकृत, 1,68,259 अनुपस्थित और 8,479 मतदाता अन्य कारणों से अनइलेक्टेड श्रेणी में शामिल है। इस प्रकार कुल 79,45,658 मतदाताओं को डिजिटलाइज कर दिया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिस की अवधि एवं दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को किया जाएगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर में राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 100% बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त करने की अपील की। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड में 11,733 पोलिंग बूथ के सापेक्ष वर्तमान में प्रदेश में राजनीतिक दलों द्वारा 23,102 बीएलए की तैनाती कर दी गई है। पूरे प्रदेश में 8 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में एसआईआर अभियान के अंतर्गत बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वर्तमान प्रगति के अनुसार पूरे प्रदेश में 100% फॉर्म वितरित करने की कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और 79 लाख मतदाताओं में से अभी 71,16,000 मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज करने में सफलता भी पाई हुई है। अभी 8,41,000
मतदाताओं को अनकलेक्टेबल श्रेणी में रखा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 8,41,000 मतदाताओं में से 1,24,000 मतदाता ऐसे हैं जो मृत श्रेणी में पाए गए हैं, तो उनका फॉर्म 7 भरकर डिलीट करने की कार्रवाई भविष्य में किया जाएगा। और साथ में हमारे जो ऐसे मतदाता हैं जो वहाँ पे एब्सेंट दिखाई दे रहे हैं, अपने पते पर उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे 1,66,000 मतदाता इस श्रेणी में पाए गए हैं। और कुछ मतदाता अपने वर्तमान पते से अन्य पते पर शिफ्ट हो गए हैं, तो उनकी भी जानकारी हमको वहाँ के BLO के द्वारा दिया गया है, जिसमें 4,80,000 मतदाता शिफ्टेड श्रेणी में भी पाए गए हैं। देहरादून में 6 नंबर पुलिया रिंग रोड के पास स्थित शराब की दुकान के बाहर हुई फायरिंग की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बीती रात हुई गोलीबारी में 2 लोगों के घायल होने के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। घटना के विरोध में क्षेत्रवासियों ने शराब की दुकान को बंद करा दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्थानीय जनप्रतिनिधि, महिलाएं एवं अन्य लोग मौके पर धरने पर बैठ गए और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ साथ शराब के ठेके को स्थायी रूप से बंद किए जाने की मांग उठाई। मौके पर पहुंचे आबकारी विभाग के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर मामले का समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। उनका कहना है कि शराब की दुकान के कारण क्षेत्र में लगातार असुरक्षा का माहौल बना हुआ है और महिलाओं व स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठेका टूटना चाहिए, ठेका टूटना चाहिए, तो आप हटेंगे हम यहाँ से जब तक ठेका नहीं टूटेगा, कि हमारे लिए बहुत गलत है। यहाँ पे आने जाने में छेड़ रहे हैं औरतों को छेड़ रहे हैं। यहाँ पे रोज दंगाबाजी होती है, यहाँ पे पीने के लिए यहाँ पे आते हैं दुनिया, सारी दुनिया यहाँ पे आती है। भैया ये वाइन शॉप हटना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इसने ना माहौल बहुत गंदा कर रखा, बच्चों को खराब कर दिया, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। आदमियों को भी पीते हैं, खाते हैं, घर में जाकर लड़ाई झगड़ा करते हैं बीवियों के साथ में, अपने बहुत गंदा माहौल कर रखा है इन्होंने। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे काफ़ी महिलाएं और यहाँ पे बड़जी भी साथ रहे इनके साथ, जहाँ भीड़ है। तो अभी इन्होंने अपनी समस्या बताई। इनका कहना है कि यहाँ पे लोग आके रोड की तरफ और या रोड के बगल में वो जो खेत है और यहाँ जो आगे खाली बस्ती है, तो वहाँ जाके मदिरा का सेवन करते हैं। तो हमारी ओर से इनको आश्वासन दिया गया कि हम जितना भी नियमों में है, जो भी गलत काम अगर हो रहे हैं या भी होंगे भविष्य में, उनको हम रोकथाम कर सकते हैं। और इस दुकान संबंधी जो भी इनकी अपनी मुझे ज्ञापन देंगे, उसका अपने उच्च अधिकारी को हम लोग जहाँ टिहरी गढ़वाल के बौराड़ी नगर पालिका सभागार में सेवा, सुशासन एवं समर्पण के अंतर्गत सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनहित और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा का उद्देश्य सेवा, सुशासन और समर्पण की भावना को जन जन तक पहुंचाना है। मंत्री गणेश जोशी ने समान नागरिक संहिता को सरकार का साहसिक निर्णय बताया और सिलक्यारा सुरंग हादसे का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने संकट की घड़ी में प्रभावी नेतृत्व और त्वरित कार्यवाही का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने राज्य और जनपद में चल रहे विकास कार्यों का भी उल्लेख किया, जिसमें सड़कों के गड्ढा मुक्तिकरण, टिहरी झील के आसपास रिंग रोड विकास और महिला सशक्तिकरण योजनाएं शामिल है। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश की लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लाभार्थियों को सहायता वितरित की गई, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायक उपकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग की लाभार्थी महिलाओं को महालक्ष्मी किट प्रदान की गई। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। आज हमारा प्रदेश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है। आज प्रति व्यक्ति आय देश की औसत आय से हमारी ज़्यादा है। आज समिट में जितने हमने MOU किए थे धरातल पर आए हैं। आज यहाँ के लगभग इस प्रदेश के अंदर 2,92,000 लखपति दी यहाँ पर बन गई हैं। आज जनभावना के अनुरूप भू कानून लाने का काम धामी सरकार ने किया है। आज UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून, पहले नकलची पास हो जाते थे, ब्लिंड बच्चे रह जाते थे, लेकिन आज धामी सरकार में, कल मैं उस कार्यक्रम में था, कल तक 34,000 लोगों को नियुक्ति मिली है। इससे पूर्व मात्र सरकार
उत्तराखंड की बनने तक मात्र 16,000 थे। रानीखेत में परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। रानीखेत रोडवेज स्टेशन परिसर में नए बस डिपो के निर्माण कार्य का क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने भूमि पूजन कर विधिवत शुभारंभ किया। यह परियोजना करीब 9 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से विकसित की जाएगी, जिसमें एक बहुमंजिला बस स्टेशन और पार्किंग की सुविधा भी शामिल होगी। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने बताया कि पहले यह स्टेशन जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिसके पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा धन स्वीकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को ताड़ीखेत में इसका शिलान्यास किया गया था और अब निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। इस परियोजना को लगभग 1.5 साल पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। विधायक ने क्षेत्र में चल रही अन्य विकास योजनाओं को लेकर करते हुए कहा कि सरकार का फोकस लगातार विकास कार्यों पर है और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि एनएच चौड़ीकरण को लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और जिन क्षेत्रों में चिन्हीकरण हुआ था उस पर सरकार ने रोक लगा दी है। इस मौके पर क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक संगठन को प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने इस विकास कार्य के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। रामलला के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में कार्यक्रम के तहत रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व करण महारा ने किया। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। रैली को संबोधित करते हुए करण महारा ने कहा कि भगवान श्री राम करोड़ों भारतीयों की आस्था, विश्वास और मर्यादा के प्रतीक है। रामलला के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा समर्पित 1-1 रुपए का सम्मान और उसकी पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित चंदे में सामने आए कथित चोरी एवं अनियमितताओं के आरोप अत्यंत निंदनीय है। उनका कहना था कि भाजपा शासनकाल में ऐसे आरोप सामने आना करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर भी समय समय पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। उन्होंने कहा केदारनाथ धाम में हुई सोना चोरी एवं अनियमितताओं के मामले ने भी श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी गई है। उन्होंने मांग की है कि इन सभी मामलों सहित श्री राम मंदिर चंदा प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भगवान श्री राम सत्य, न्याय और मर्यादा के आदर्श है, इसलिए रामलला के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा समर्पित धन की 1-1 पाई का पारदर्शी हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। सारी चीज़ों में भ्रष्टाचार हो रहा है, कानून व्यवस्था चौपट है और अब तो राम के मंदिर में भी चोरी हो गई। स्वर्ण उनके घड़ाओं चोरी हो गई, ईट जो चांदी की ईट है जैन समुदाय ने दिया था वो चोरी गई और सैकड़ों करोड़ रुपया वहाँ से गायब हो गया है। और ये बिना किसी बड़े नेताओं के संरक्षण के नहीं हो सकता। गले का हार राम जी का गायब है, तो चंदा चोर जो पार्टी है बीजेपी, उसके खिलाफ जनता का आक्रोश और आज हम ये रानीखेत से शीशों बात करें। सेवा, सुशासन एवं समर्पण की भावना को समर्पित सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ शनिवार को जनपद मुख्यालय गोपेश्वर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में किया गया। इस अवसर पर ऋषिकेश में आयोजित मुख्य कार्यक्रम से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे बड़ी संख्या में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आमजन ने देखा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारियों ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में 30 से अधिक विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। इन स्टॉलों के माध्यम से आमजन को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक थराली भूपाल राम टम्मा ने की। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देते हुए आधिकारिक पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा चयनित लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ वितरित किया गया। सेवा पखवाड़ा का उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर रखे पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से जनपद के विभिन्न विकास खंडों एवं न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय सेवा शिविर, विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर तथा अन्य जनहितकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं एवं योजनाओं का लाभ सुलभ हो सके। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार का जो द्वितीय चरण आज जिला मुख्यालय गोपेश्वर से का जो शुभारंभ हुआ है,
मैं भगवान गोपीनाथ की इस माटी को प्रणाम करते हुए, और आज का दिन निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक गौरव का पल है। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक इतिहास रचने का काम किया है। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में रह करके जिस प्रकार का संकल्प उन्होंने उत्तराखंड की माटी को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के विकास को जो दिशा देने का काम किया है, उसके लिए मैं आज अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय तल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में, उनके कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड आज प्रगति की ओर बढ़ रही है। सेवा, सुशासन और समर्पण को दृष्टिगत रखते हुए सेवा पखवाड़े का आयोजन आज से प्रारंभ किया गया है, जिसमें आज मुख्य कार्यक्रम जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में किया गया है। इसके पश्चात जो है थीम आधारित कार्यक्रम हमारे विकास खंडों में किए जाएंगे और बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा विभिन्न विकास खंडों में। उसकी भी जो सूची निर्गत की जा चुकी है। साथ ही विशेषज्ञों के युक्त शिविरों का, चिकित्सीय शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके के संबंध में प्रचार प्रसार किया गया है। हरिनगर लेटाल गांव की गर्भवती महिला सरिता देवी की सीएचसी थराली से रेफर के दौरान रास्ते में एम्बुलेंस में हुई मौत और सीएचसी थराली में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आक्रोशित विकास खंड के ग्राम प्रधानों ने ग्रामीणों के साथ प्रधान संघ के बैनर तले तहसील में प्रदर्शन और नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी थराली यशवीर सिंह रावत के माध्यम से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य निदेशक को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि सरिता देवी की मौत की जाँच होनी चाहिए और परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा 3 विकास खंड और 3 तहसीलों का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, एनेस्थीसिया सहित सभी अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की शीघ्र तैनाती होनी चाहिए। आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन और 24 घंटे सुरक्षित प्रसव के लिए सभी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाए। आपका जो आप यहाँ पे हमारे पीड़ा के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, जो हमारी यहाँ पे गर्भवती महिला थी, हमारी बहन सरिता देवी, जिनकी डेथ आज छोटे छोटे बच्चों के साथ उनका पूरा परिवार बिखर गया है। तो हमारा यही कहना है कि जो ये स्वास्थ्य, जो ये थराली में हॉस्पिटल है, तो इसमें जो हमारी मांगे हैं, इसमें अल्ट्रासाउंड हो और जो डिलीवरी के दौरान जो यहाँ पे डिलीवरी हो रही है अच्छे ढंग से हो, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर। देहरादून नगर निगम ने शहर में पालतू कुत्तों के पंजीकरण और आवारा कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रित करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। नगर निगम के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी.के. अग्रवाल ने हाल ही में प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के चलते शहर में डॉग रजिस्ट्रेशन का प्रतिशत 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। पिछले सत्र की अगर बात करें 2024-25 में जो हमारा पंजीकरण का काम हुआ था, वो जो विगत 3 महीनों में हुआ था, मार्च, अप्रैल, मई में, वो मात्र हमारे लगभग 400 डॉग के पंजीकृत हुए थे। उसके अगेंस्ट अगर हम इस सत्र की बात करें तो मार्च, अप्रैल, मई में लगभग 1072 डॉग्स हमारे पंजीकृत हो चुके हैं। इसी तरह से हमारा जो पंजीकरण का परसेंटेज है वो 3 गुना तक बढ़ा है। लोग जागरूक हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।